हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 11 डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारा यूनिट 5 है, उसमें हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अभी तक हमने 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। पुराना हमारा वीडियो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हमारा पढ़े हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो चलिए एक बार हम इस पर निगाह। सबसे पहले हमें ब्लड पढ़ना है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। हमारा जो ब्लड हम पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट 1 होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद ऐसे हमारा वीडियो लेक्चर चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ब्लड पढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के बारे में हम आपको बताता हूँ। यहाँ छोटा सा एक पॉइंट दिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, अमीनो एसिड हुआ और फैट हुआ, और ऑक्सीजन भी आवश्यकता होता है। उसके साथ भी अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी आवश्यकता होता है। और जब सेल मेटाबॉलिज्म करेगा और मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ वेस्टेज या हार्मफुल सब्सटेंस बनेंगे, उनको हमें रिमूव लगातार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए रिमूव जब हम करेंगे, और इसी की वजह से हमारी बॉडी पूरा हेल्थी फंक्शन बना रहेगा। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम सब्सटेंस का मूवमेंट करते हैं टू द सेल और फ्रॉम द सेल। और टू द सेल और फ्रॉम द सेल मतलब क्या होगा, जैसे कोई न्यूट्रिएंट होगा, जब हम सेल के पास पहुंचाते हैं उसे हम कहेंगे टू द सेल। और फ्रॉम द सेल मतलब क्या होगा, जब सेल द्वारा वेस्टेज या हार्मफुल सब्सटेंस जो बन चुके हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, रिलीज करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द सेल। और कहते हैं जो अलग अलग ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज और सिलेंट्रेट होगा। स्पंज और सिलेंट्रेट में क्या होता है, बॉडी कैविटी पाए जाएंगे। और बॉडी कैविटी, क्योंकि ये जो देखिए स्पंज की बॉडी कैविटी को स्पॉन्जियोसेल कहते हैं, और सिलेंट्रेट की बॉडी कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्योंकि जो स्पंज और सिलेंट्रेट ये दोनों जल एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ये समुद्र में पाए जाएंगे, और इनके सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर भरा होगा, और इनकी सराउंडिंग में जो वाटर होगा इनकी बॉडी कैविटी में इंटर कर जाएगा। और जब बॉडी कैविटी में जब वाटर इंटर करेगा, और वाटर में जैसे जलीय जीवन होते हैं, और वाटर में क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी डिजॉल्व होंगे, और इसी वाटर के फ्लो के द्वारा इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट भी जाएगा, अदर सब्सटेंस भी चले जाएंगे। और जब इनके बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट होगा, इसी के द्वारा क्या होगा, सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। और जैसे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे हम सब हैं, और वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशल फ्लूइड पाया जाएगा। स्पेशल फ्लूइड के द्वारा हम क्या करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और स्पेशल जो बॉडी फ्लूइड होगा या स्पेशल फ्लूइड होगा वो बॉडी के अंदर पाया जाएगा, और इसी के थ्रू क्या होगा, स्पेशल फ्लूइड थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। और स्पेशल फ्लूइड का 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो ब्लड हो गया और दूसरा क्या तो लिम्फ हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड होगा, और जो क्या होगा ह्यूमन में पाए जाएंगे और वर्टिब्रेट भी पाए जाएंगे। वर्टिब्रेट जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, और हम सब ह्यूमन भी होंगे हायर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड होगा उसे लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ और ब्लड दोनों का काम ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान को हम भेजते हैं। भाई जैसे गंगा जी का पानी है, गंगा जी के पानी जैसे ब्लड हम मान लेते हैं, ब्लड को गंगा जी का पानी मान लेते हैं, और पानी में न्यूट्रिएंट एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होता रहता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट एक स्थान से दूसरे स्थान का ट्रांसपोर्ट होगा, और लिम्फ भी वही काम करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड क्या होगा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्योंकि हमारे एनिमल जो टिश्यू में जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर दिया है उसमें एनिमल टिश्यू में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार होते हैं, ब्लड, बोन और कार्टिलेज होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ब्लड। अब यहाँ पर हम ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड क्या होगा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, और फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, फार्म एलिमेंट होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, फार्म एलिमेंट हो जाएगा। और सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर इसके बाद फार्म एलिमेंट बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर होता है, प्लाज्मा भूसी की तरह कलर होता है, और प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब वाटर से थोड़ा सा गाढ़ा होता है।
और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है 55% पाए जाएंगे, और जबकि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होगा वो 90 से 92% पाया जाएगा, और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होगा वो 6 से 8% पाया जाएगा, और प्लाज्मा के अंदर जो मेजर प्रोटीन 3 पाए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं लेकिन मेजर प्रोटीन 3 होते हैं, फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। इनको हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे, FAG। काफ़ी जैसे फॉग कोहरा होता है वैसे फैग से आप याद करेंगे। मेजर प्रोटीन 3 होते हैं, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है। अब एक करके हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फाइब्रोनोजन हो गया, फाइब्रोनोजन का काम होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। और ग्लोबुलिन को हम कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होता है हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होंगे तो उस वायरस या बैक्टीरिया को तुरंत गोली मार देंगे। और एल्बुमिन क्या होगा, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे आप एल्बुमिन कैसे आप देखेंगे, जैसे आप अंडा देखें, अंडा में जो लिक्विड पार्ट होगा वही तो है एल्बुमिन। लिबलिबल जो चीज़ होगा वो ऑस्मोटिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फंक्शन ऑस्मोटिक बैलेंस करना। और प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, मिनरल भी पाए जाएंगे। मिनरल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड भी पाए जाएंगे। और प्लाज्मा के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट भी पाए जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी पाए जाते हैं। और प्लाज्मा खास बात ये होता है हमारी बॉडी में वो सदैव ट्रांजिट फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप गंगा जी का पानी देखते हैं, गंगा जी के पानी में जो न्यूट्रिएंट होंगे वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते रहते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी में, क्योंकि गंगा जी का पानी एक स्थान से कभी नहीं रुकता है, एक स्थान पर कभी नहीं ठहरता है, गंगा जी का पानी हर वक्त बहता रहता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान न्यूट्रिएंट पास होते रहते हैं। और हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर उसे कहते हैं ऐसा फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, खास बात। और प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे आपको चोट लग गया, जब चोट लगने के बाद हमारे ब्लड से क्लॉटिंग जो फैक्टर हमारी जो बॉडी में हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो तुरंत क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट हो जाएंगे तो ब्लड को क्लॉट कर देंगे, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड बह रहा था अब रुक जाएगा बहना। और प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। एक हमारा फार्मूला बन के आता है, जैसे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर उसे सीरम कहते हैं। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे फार्म एलिमेंट। फार्म एलिमेंट 3 चीज़ से मिलकर बना होगा, एरिथ्रोसाइट, RBC, ल्यूकोसाइट, WBC और प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और हमारे ब्लड में जो फार्म एलिमेंट का जो परसेंटेज होगा 45% होगा कंट्रीब्यूशन, जबकि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था वो 55 कंट्रीब्यूशन था। और जबकि हमारे ब्लड में जो फार्म एलिमेंट होंगे वो 45% होगा। और RBC, एरिथ्रोसाइट को हम RBC कहते हैं। और RBC खास बात ये होता है हमारे ब्लड में जितनी भी सेल होते हैं और RBC की संख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। एक यदि हेल्थी ह्यूमन की हम बात करें उसमें जो RBC का जो नंबर होगा वो 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन RBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, कहने का मतलब 50 लाख से 55 लाख RBC होगा पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और RBC का एडल्ट ह्यूमन की यदि हम बात करें, एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो RBC रेड बोन मैरो में बनते हैं। और ज़्यादातर मैमल्स में ये देखा गया है कि RBC के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। और RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और RBC का जो शेप होगा वो बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक होता है। और RBC जैसे एक RBC होगा, इसको हम RBC कपड़े के जैसे थैला मान लेते हैं। और इसमें RBC कपड़े के थैले में यदि हम थोड़ा सा सिंदूर हम डाल देते हैं, सोचिए आप, जैसे गंगा जी का जल लीजिए, गंगा जी का ब्लड, गंगा जी का जो पानी होगा उसे हम ब्लड मान लेते हैं। और जो हम थैला कह रहे हैं कपड़े का वो RBC मान लेते हैं। और इसमें जो हम सिंदूर हम मानते हैं उस सिंदूर को हीमोग्लोबिन हम मान लेते हैं। जैसे आप वाटर को इस थैला में डालेंगे, वाटर का जो कलर लाल लाल हो जाएगा। यदि उसी प्रकार, क्योंकि वाटर को हम ब्लड से कंपेयर करते हैं। यदि हमारे बॉडी में जैसे ब्लड है और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर होगा, इसी की वजह से हमारा ब्लड भी रेड कलर होता है। और ये RBC हो गया। और RBC के अंदर जो चूर्ण पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिंदूर पाया जा रहा है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं।
कहते हैं जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। और जो आरबीसी क्यों हम कहते हैं, इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल क्यों रखा गया है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से रखा गया है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का कलर और नेम वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रखा गया है। और एक हेल्थी इंडिविजुअल की हम बात करें, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। कैसे आप इसको डाटा याद रखेंगे, जैसे कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, उसका मैच्योरिटी जो पीरियड होगा, अगर लड़की होगी गर्ल होगा, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 12 से 14 साल होगा, और मेल का जो लड़का का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा बॉय का वो 14 से 16 साल होगा। तो मतलब ऐसा मैच्योरिटी पीरियड जिसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन फंक्शन हो जाएंगे, हम वहाँ पर रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। तो मतलब यदि हम बॉय और गर्ल दोनों को रेशियो अगर देखें तो 12 से 16 साल के बीच में लड़की हो या लड़का दोनों मैच्योरिटी पीरियड मैच्योर हो जाते हैं। बस उसी प्रकार डाटा हम बताते हैं कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आप यही दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होगा इस इम्पॉर्टेंट रोल करता है रेस्पिरेटरी गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाएगा, या हम कहें हीमोग्लोबिन या हम कहें आरबीसी मॉलिक्यूल का जो काम होगा, आरबीसी का काम ही होता है रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। और आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पान यदि हम देखें 120 डेज को होगा, या हम कहेंगे 4 मंथ को होगा, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होंगे और 4 मंथ टोटल हो जाएगा। और इसके बाद 4 मंथ के बाद या 120 डेज के बाद जो आरबीसी होगा वो स्प्लीन के अंदर नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और ल्यूकोसाइट के बारे में, ल्यूकोसाइट को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम के जो सिंदूर वो नहीं पाया जा रहा है। और ख़ास बात ये होता है जो ल्यूकोसाइट होता है, ये ल्यूकोसाइट सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जबकि आरबीसी के केस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ल्यूकोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और ख़ास बात जो ल्यूकोसाइट की जो संख्या होगा हमारे ब्लड में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, सबसे कम मात्रा में इनकी संख्या होती है। और ल्यूकोसाइट के जो लाइफ स्पान होगा वो शॉर्ट लिव होगा, 1 हफ्ते का हो सकता है या कुछ दिन का हो सकता है। अब हम ल्यूकोसाइट को 2 मेन ग्रुप में बांटते हैं, 2 मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट हो गया और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट हो गया। और ए ग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या एक सेल होता है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाएंगे। यदि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल पाए जाएंगे उसे हम ग्रेनुलोसाइट कहेंगे, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे उसे हम ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। और जिसमें ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, न्यूट्रोफिल, एसनोफिल और बैसोफिल। किस तरह आप इसको पढ़ेंगे, ईबीएन एक ट्रिक याद करिए। अब जब ट्रिक याद करेंगे तभी आपको रुकेगा। ग्रेनुलोसाइट का 3 एग्जाम्पल होगा, एसनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल होगा। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा एमएल, या हम कहें माल आप करिए तो मोनोसाइट या लिम्फोसाइट, कुछ नहीं याद आए माल आप नाम ले लीजिए। एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हो जाएगा। और यदि हम इनकी परसेंटेज की बात करें, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर पाया जाएगा, 60 से 65% सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पाया जाएगा, 60 से 65% होगा। और जबकि बैसोफिल सबसे कम मात्रा में पाए जाएंगे, 0.1 से 1% पाया जाएगा। और मोनोसाइट 6 से 8% पाया जाएगा। और जबकि इस्नोफिल 2 से 3% पाया जाएगा। और लिम्फोसाइट 20 से 25% पाया जाएगा। एक बार हम स्ट्रक्चर पर निगाह आपको दिखाते हैं। ये आरबीसी हो गया, ये हमारा प्लेटलेट, इस्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ये हो गया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आप स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको पहचान में आ जाएगा। देखिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इस्नोफिल, प्लेटलेट और आरबीसी। कभी कभी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब हम बताते हैं कि जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट,
इनका जो नेचर होता है फाइगोसिटिक नेचर होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब इंटर करता है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फॉरेन ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, जैसे हमारी बॉडी में इंटर करेंगे और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, क्योंकि ये सैनिक होते हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट तुरंत कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, उसको तुरंत मतलब बारूद गिराते हैं, तुरंत वो मर जाता है, खा लेते हैं। ये हम कहें कि बैसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन सीक्रेट करता है। हिपरिन क्या होगा, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होगा जो ब्लड को थक्का होने से बचाता है, ब्लड को जमने से बचाता है हिपरिन। और जो बैसोफिल होगा इसका काम होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में काम करना का। बैसोफिल का जो फंक्शन होगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और इस्नोफिल जो होता है ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इस्नोफिल का 2 काम होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आ चुका है। इस्नोफिल का 2 काम होगा, एक पहला काम होगा रजिस्ट इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, और दूसरा काम ये होता है एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। दूसरा रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन होता है, दूसरा फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शन में। और ख़ास बात है लिम्फोसाइट 2 मेजर प्रकार के होते हैं, बी फार्म और टी फार्म होता है। और बी लिम्फोसाइट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, CMI कहते हैं। और दोनों यहाँ पर बोथ लिखा है, दोनों बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों मिल करके हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून रिस्पांस, प्रतिरोध क्षमता पैदा करते हैं। क्योंकि अगर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रतिरोध क्षमता नहीं आएगा। अब प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्राम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्राम्बोसाइट हो जाएगा। प्लेटलेट क्या होगा, एक्चुअली एक सेल फ्रेगमेंट होंगे, कोई सेल नहीं होते हैं, विशेष आपको ध्यान देना है। प्लेटलेट कोई सेल नहीं होता, ये सेल का टुकड़ा होता है, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। और जो प्लेटलेट बनते कहाँ से होते हैं, मेगाकैरियोसाइट एक स्पेशल सेल होता है, उसी से प्लेटलेट का फॉर्मेशन होगा। और जो मेगाकैरियोसाइट बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मेगाकैरियोसाइट नाम का सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मैं बना रहा हूँ। और ख़ास बात होता है जब ये सेल फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि ये मेगाकैरियोसाइट सेल होता है, ये जो सेल हमने बताया मेगाकैरियोसाइट होता है। और मेगाकैरियोसाइट से सेल ऐसे ब्रेक होगा, जब सेल ऐसे ब्रेक होगा तो सेल के ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। देखिए इसमें न्यूक्लियस कहीं नहीं है, सेल के ऐसे टुकड़े बन जाएंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये मेगाकैरियोसाइट होता है। मेगाकैरियोसाइट जब सेल फ्रेगमेंट होगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो जाएगा। और देखिए छोटे छोटे टुकड़े में कहीं हमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेक ही नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट होते हैं, किससे, मेगाकैरियोसाइट से। और मेगाकैरियोसाइट के जो फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और जो प्लेटलेट होगा, इनकी जो ब्लड में हमारी जो संख्या होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब। ब्लड में प्लेटलेट की जो संख्या होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। अब प्लेटलेट से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। यदि प्लेटलेट की जो संख्या कम हो जाए तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। और क्लॉटिंग जब डिसऑर्डर हो जाएगा तो हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा ब्लड क्लॉस होगा। आप जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ डेंगू केस में क्या होगा, डेंगू के केस में हमारी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाता है। जैसे हम फीवर हमें आता है, हमें पता नहीं होगा कि डेंगू फीवर हुआ क्या, तो आप जब प्लेटलेट का चेक करवाते हैं तो आप प्लेटलेट की यदि काउंट 40,000 पा रहे हैं, अगर 1.5 लाख है तो हम मान लें कि सही डेंगू नहीं हुआ है। अगर जिस बंदे को प्लेटलेट काउंट 60,000 हुआ, 40,000 हुआ, 50,000, 80,000 हुआ, तो हम जान जाएंगे कि उसको डेंगू की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि प्लेटलेट ही साइन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लेटलेट क्या होगा, यदि संख्या कम हो गया तो हम जाएंगे कि क्लॉटिंग उसको डिसऑर्डर हो गया और उसके बॉडी से ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर हमारा 2 होगा, उसमें हम क्या होगा, ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। जो पार्ट नंबर हमारा 2 होगा उसमें हम ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, उसमें बहुत ज़्यादा केस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।